करने जा रहे हैं और 34 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है एग्जाम में 34 नंबर क्वेश्चन। थर्टी फोर नंबर क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, तो आप इस पे इम्पोर्टेंट भी टिक कर लें। और इसका जैसा का ऐसा क्वेश्चन है 37, तो दो क्वेश्चन हैं, ये एक जैसे हैं, एक मैं करवा रहा हूँ, एक आप करेंगे। 34 और 37, 34 मैं करा देता हूँ, 37 पे आप होमवर्क डाल लें, ये आप घर से करके लाएंगे। ये बहुत ईजी है, सेम टू सेम है, खाली डेटा चेंज आप देख ले वहीं से। फिलहाल 34 करा रहा हूँ मैं, और इसमें हमको कोई बैलेंस शीट नहीं दे रखी है, तो पहले अपन वही हमेशा की तरह बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व एंड सरप्लस, आप लिख ही लोगे इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, ये होगा शेयर होल्डर फंड। फिर इसमें देखेंगे लॉन्ग टर्म डेब्ट्स लिख लेंगे, करंट लायबिलिटी लिख लेंगे, ये हो जाएगा टोटल हमारा। इधर लिखेंगे फिक्स एसेट्स और लिखेंगे करंट एसेट्स। करंट एसेट में वही तीन चीज जो अपन लिखते हैं, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश, और ये भी टोटल लगा दिया जाएगा। इस तरह से बैलेंस शीट बनेगी। चलो देखते हैं दे क्या क्या रखा है। वर्किंग कैपिटल दे रखी है, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब करंट लायबिलिटी दे रखी है। बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है 20,000 रुपए का। ट्रेड पेबल भी होंगे कुछ ना कुछ, वो देखने पड़ेंगे क्या है। रिजर्व दे रखे हैं 40,000 रुपए के, जो दे रखा है वो लिखते जाओ, बस तीन चीज दे रखी थी। बैंक ओवरड्राफ्ट, शेयर होल्डर फंड में केवल रिजर्व दे रखे हैं, ट्रेड पेबल का पता नहीं, लॉन्ग टर्म डेब्ट का पता नहीं। हाँ लिखा हुआ है नीचे नो लॉन्ग टर्म नोट्स, लॉन्ग टर्म डेब्ट नहीं है, नील कर दिया, चलो कोई बात नहीं। अब सबसे पहले वर्किंग कैपिटल दे रखी है 60,000 रुपए की, और नीचे करंट रेशो दे रखा है। वर्किंग कैपिटल दे रखी है, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला सॉल्व करेंगे। वर्किंग कैपिटल है 60,000 रुपए की। आपको ध्यान है करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपन करंट लायबिलिटीज होता है, तो करंट रेशो आपको दे रखा है, करंट रेशो 2.5 दे रखा है। करंट एसेट्स का पता नहीं, करंट लायबिलिटी का पता नहीं, ये 2.5 दे रखा है। जहाँ तक आता है वो करना, ये तो आगे तो वही सीन है कि भाई करंट एसेट्स किसके बराबर हो गई बेटा, 2.5 करंट लायबिलिटी के बराबर हो गई। हर बार कभी ना कभी बीच बीच में नाराज होता ही होता है। अब आपको पता है वर्किंग कैपिटल बराबर होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, तो वर्किंग कैपिटल आपको गिवन है 60,000 रुपए की। करंट एसेट्स है 2.5 CL माइनस CL। करंट एसेट किसके बराबर थी, 2.5 CL के बराबर थी ना, तो उसका वैल्यू रख दिया अपन ने, तो क्या बचा 1.5 CL बच गया है। साठ हजार बराबर 1.5 CL, तो 60,000 अपॉन 1.5 कर दीजिए, CL की वैल्यू आ जाएगी, यानी करंट लायबिलिटी आ जाएगी हमारी 40,000 की, हमारी करंट लायबिलिटी आ गई। जब 40,000 की करंट लायबिलिटी, तो करंट एसेट किसके बराबर है, 2.5 CL के बराबर है, तो CA हो गया 2.5 इंटू 40,000 बराबर 1,00,000। तो हमारी 1,00,000 की करंट एसेट्स हो गई और 40,000 की हमारी करंट लायबिलिटी हो गई। तो अगर मैं करंट लायबिलिटी में 40,000 लिखता हूँ, यहाँ पे करंट लायबिलिटी में मैं 40,000 लिखता हूँ, आपको लग रहा है कि 20,000 की ट्रेड रिसीव क्या नाम से बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो भाई ट्रेड पेबल कितने का बचा, 20 का बचा ना, तो ये हमारे ट्रेड पेबल आ गया, करंट लायबिलिटी आ गई। और करंट एसेट हमको मिली 1,00,000 रुपए की, तो करंट एसेट में मैं लिख देता हूँ 1,00,000 रुपए। दो चीज मिल चुकी मेरे को। लिक्विड रेशो दे रखा है 1.5। अच्छा भाई, लिक्विड रेशो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी बराबर 1.5 है,
तो लिक्विड एसेट्स को अपन क्या कह सकते हैं, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री बोल सकते हैं ना, वो लिख दूं, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री बराबर 1.5 है। तो करंट एसेट है 1 लाख की, इन्वेंट्री का पता नहीं है, करंट लायबिलिटी 40,000 की, 1.5, तो 1.5 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, 1 लाख माइनस इन्वेंट्री बराबर 60,000। तो इन्वेंट्री कितने की आ गई आपकी, इन्वेंट्री बच गई 40,000 रुपये की। तो एक सीन ये आ गया, हमारी इन्वेंट्री आ गई 40,000 रुपये की, हमारी इन्वेंट्री आ गई 40,000 रुपये की, और ये दोनों बचे जो ये है हमारी लिक्विड एसेट्स हमारी है 60,000 रुपये की, क्योंकि टोटल करंट सेट हमारी 1 लाख रुपए की, तो 1 लाख में तीनों शामिल है, 40,000 की इन्वेंट्री, रिसीवेबल और कैश। अब बाकी चीज़ निकालना थोड़ा सा एक ट्रिकी फार्मूला है, वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा ध्यान से। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34, और अब जो समझना है आपको बहुत ध्यान से समझना है। पॉइंट क्या है हमारा, पॉइंट ये है दोस्तों कि एक रेशो दे रखा है यहाँ पे, शुरू में देखिए प्रोप्राइटरी रेशो, ये वो वाला प्रोप्राइटरी नहीं है, लिखा हुआ है फिक्स एसेट्स अपॉन प्रोप्राइटर फंड, पॉइंट 75 है। तो अपने को कह रहा है फिक्स एसेट्स, ध्यान से देखना, अब यहाँ यही कड़े से इस क्वेश्चन में फिक्स एसेट अपॉन प्रोप्राइटर फंड बराबर 0.75 है। अच्छा, तो फिक्स एसेट किसके बराबर हो गया, 0.75 प्रोप्राइटर फंड के बराबर हो गया क्या, बोलो 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 जल्दी बोलो, दोबारा फिर समझा रहा हूँ ढंग से देखो, दोबारा फिर समझा रहा हूँ ढंग से देखो, ये फिक्स एसेट अपन प्रोपराइटर फंड है, तो हम ये लिखेंगे फिक्स एसेट्स अपॉन प्रोपराइटर फंड बराबर 0.75 है। तो बताओ फिक्स एसेट्स कितनी हुई सर, क्रॉस कर दीजिए, तो 0.75 प्रोपराइटर फंड होगी। जहाँ पे लॉन्ग टर्म डेब्ट्स नहीं होते हैं वहाँ प्रोपराइटर फंड का फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल प्लस फिक्स एसेट्स। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये थोड़ा न्यू फार्मूला है, ये फॉर्मूला तभी लगता है जब लॉन्ग टर्म डेब्ट नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन में कह रखा था लॉन्ग टर्म डेब्ट नील है, लॉन्ग टर्म डेब्ट नील बता रखा था आपने को, इसलिए फॉर्मूला लगेगा, और वर्किंग कैपिटल भी दे रखी है। तो देखो दोस्तों, प्रोपराइटर फंड पता नहीं है, वर्किंग कैपिटल 60,000 की है, और फिक्स एसेट तो ये रही निकाली थी ना अभी अपने 0.75 प्रोपराइटर फंड है, तो ये उठ के उधर आ जाएगा, प्रोपराइटर फंड माइनस 0.75 प्रोपराइटर फंड बराबर 60,000, तो बचा 0.25 प्रोपराइटर फंड बराबर 60,000। तो प्रोपराइटर फंड कितना आ गया, अच्छा प्रोपराइटर फंड आ गया 60,000 अपॉन 0.25, 2,40,000 रुपये का प्रोपराइटर फंड हमको मिल गया। प्रोपराइटर फंड का मतलब ही होता है शेयर होल्डर फंड होता है। अच्छा, तो प्रोपराइटर फंड आपको मिल गया, तो अपन कह सकते हैं फिक्स एसेट भी मिल जाएगी। तो फिक्स एसेट्स 0.75 प्रोपराइटर फंड है, तो 0.75 इंटू 2,40,000 कर लो, 0.75 इंटू 2,40,000, 1,80,000 की हो गई आपकी फिक्स एसेट्स। तो मैं रख दूंगा फिक्स एसेट्स मेरी है सर 1,80,000 रुपये की, तो 1,80 और 1,00,000 हो गया मेरा 280, टोटल बैलेंस शीट हो गया 280। इधर मेरा शेयर होल्डर फंड जो आया था, प्रोपराइटर फंड आया था 240, जब 240 में रख दूंगा तो 240 में 40 गया तो बची शेयर कैपिटल 2,00,000 रुपए की, वो 240 में 40 जोड़ा तो आ गया 280। देखो बैलेंस शीट पूरी बराबर मिल गई है, ये कंप्लीट बैलेंस शीट हमारी मिल गई है। आपके समझ में आ गया होगा, नहीं आ गया तो वीडियो को दोबारा देखो, स्लो देखो, और दोबारा फिर क्वेश्चन समझो, क्योंकि ऐसा का ऐसा एक क्वेश्चन आपको करना है। 34 मैंने करा दिया, 37 सेम टू सेम क्वेश्चन है, डिट्टो एज इट इज़ है, ये आपके नाम है, ये मेरे नाम था, ये तेरे नाम है, ठीक है। आंसर भी दोनों का वही है, इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, खाली थोड़ी सी डिजिट चेंज हो गई है। चलो अब जल्दी से इस क्वेश्चन को कॉपी कर लो आप, तो मैं बड़ी स्क्रीन कर देता हूँ, फटाफट उसको कॉपी कर लो आप तसल्ली से। सबसे पहले बैलेंस शीट कॉपी करो, और कोशिश करो वीडियो को पॉज करके कर लो, वीडियो को पॉज करो और कॉपी कर लो। हो गया बैलेंस शीट कॉपी। चलो उसके बाद ये कॉपी कीजिए,
हो गया। वीडियो को पॉज करके करा करो। उसके बाद ये वीडियो को पॉज करके उसके बाद ये फिर से एक बार दर्शन करवा दूँ। सबसे पहले ये, उसके बाद ये देखिए सरक रहा है यूँ आराम से। ये सब मैंने इसके आगे ही किया है। जहाँ भी आपको लगे वहाँ पॉज कर लेना, फिर दोबारा देख लो। जहाँ भी आपको लगे वहाँ पॉज करके उतार लेना। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ 34 और 37 आपके लिए होमवर्क था। अब हम करेंगे 35। अच्छा 35 और 36 भी सेम ही है। क्या कहना चाह रहा हूँ समझ में आ गया होगा आपके। 35 और 36 भी सेम ही है, तो मैं 35 करा देता हूँ, 36 आप करना अपने आप। ओके ठीक है, ये आप अपने आप करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हाँ तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था क्वेश्चन नंबर 35 और 36 बिल्कुल एक जैसे हैं। तो 35 मैंने आपके लिए लिखा है होमवर्क, 36 मैं करा रहा हूँ आपको। ठीक है, चलो 36 आप एक बार ढंग से पढ़ लो, मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले जीपी रेशो दे रखा है, फिर कैपिटल गेयरिंग रेशो में लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन नेटवर्थ, फिर करंट रेशो दे रखा है, लिक्विड रेशो दे रखा है, फिर आगे दे रखा है रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन यानी सेल्स। इसके आगे सेल्स लिख लो। कई बार बच्चे भूल जाते हैं क्या है, बोले ये फिक्स एसेट टर्नओवर ऑन द बेसिस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे है, डेटा कलेक्शन पीरियड है, फिक्स एसेट टू नेटवर्थ है, रिजर्व टू कैपिटल है, इन्वेंट्री टर्नओवर है। बहुत कुछ दे रखा है, इजी सा क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। और ये एक बैलेंस शीट मैंने बनाई है, फुलफिल करनी है हमेशा की तरह। कोई बैलेंस शीट है, कुछ नया नहीं है। सबसे पहले एक बड़ी से कैपिटल प्लस रिजर्व्स, और उसके बाद में लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, फिर करंट लायबिलिटी, इधर करंट एसेट्स में कैश, फिक्स एसेट फिर करंट एसेट में कैश, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल, ये सब चीज़ें। और अब चालू करते हैं। सबसे पहले अमाउंट देखेंगे, कौन सा अमाउंट दे रखा है। सर कहीं भी कोई अमाउंट नहीं दे रखा, केवल एक जगह दे रखा है सेल्स का अमाउंट। तो देर किस बात की, सेल से ही चालू कर देते हैं। सेल्स हमको दे रखा है 15 लाख। चलो अब टर्नओवर कहां कहां दे रखा है सबसे पहले देखते हैं। चलो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन दे रखा है 1.2 फिक्स एसेट्स में, जीपी दे रखा 20%, लेस जीपी 3 लाख हो गया, बचा 12 लाख। ये आ गया COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब जीपी हमारे काम में आ गया, सेल हमारे काम में आ गई। ठीक है, अब हमको चाहिए क्या क्या सर, हमको चाहिए सर फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो। फिक्स एसेट टर्नओवर मतलब COGS अपॉन फिक्स एसेट्स बराबर 1.2 है। COGS है 12 लाख रुपए की, फिक्स एसेट्स का पता नहीं है, तो फिक्स एसेट कितने की हो गई भैया, फिक्स एसेट हो गई 10 लाख रुपए, डिवाइड कर दिया 1.2 से, इधर आ गया। ठीक है, तो फिक्स एसेट्स में मैं लिख देता हूँ 10 लाख रुपए की हमारी फिक्स एसेट आ गई। अब 3 चीज हमारे पास है सर, आप कहेंगे क्या क्या है, सेल्स है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और फिक्स एसेट्स है। चलो आगे देखते हैं। हमने फिक्स एसेट टर्नओवर को काम में ले लिया है। अब कह रहा है फिक्स एसेट टू नेटवर्थ 1.25 है, तो ऐसे बोल रहा है फिक्स एसेट्स अपॉन नेटवर्थ 1.25 है। फिक्स एसेट आई थी आपकी 10 लाख रुपए की, नेटवर्थ का पता नहीं है, 1.25 है ये। तो बताओ नेटवर्थ कितने की आई सर। 10 लाख में आप डिवाइड कर दो, 10 लाख डिवाइड 1.25 है ना, तो आ गई 8 लाख की आपकी नेटवर्थ आ गई। नेटवर्थ आ गई 8 लाख रुपए की। चलो नेटवर्थ में लिख देते हैं हम कि भाई हमारी नेटवर्थ है 8 लाख रुपए की। ठीक है, एक चीज हमको मिल गई है, 8 लाख की नेटवर्थ है हमारे पास में। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा है नेटवर्थ के ऊपर एक और रेशो दे रखा है, ऊपर ऊपर देखो दे रखा है कैपिटल गियरिंग रेशो लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन नेटवर्थ। चलो ये निकाल लेते हैं।
लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन नेटवर्थ। तो कितना इजी होता है, एक रेशो को पकड़ते हो उसके पीछे साथ पड़ जाओ, बस आपने आप आंसर आता है 0.625। लॉन्ग टर्म डेप्ट का पता नहीं, नेटवर्थ तो 8 लाख की है, नेटवर्थ तो 8 लाख की है, 0.625। तो अच्छा आप बताएंगे 8 लाख को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.625 से, 5 लाख रुपए की लॉन्ग टर्म डेप्ट आ गए। और क्या रास्ता बचता है सर, और भी रास्ता ढूंढेंगे, सब चीज ढूंढेंगे, एक एक चीज लिखते जाओ। 5 लाख रुपए की लॉन्ग टर्म डेप्ट आ गए, ठीक है। एक चीज और हो गई, अब देखो यहाँ पे अपने को रिजर्व टू कैपिटल दे रखा है, रिजर्व टू कैपिटल 0.6 दे रखा है। यानी अगर आप बात करें रिजर्व अपॉन कैपिटल, तो माना कि रिजर्व अपॉन कैपिटल 0.6 है, समझा बात को, रिजर्व और कैपिटल कितना है 0.6 है, ध्यान देना, रिजर्व अपॉन कैपिटल 0.6 है। तो रिजर्व कितने हुए, रिजर्व हुए 0.6, कैपिटल हुए 0.6, कैपिटल हुए। अब कैपिटल में अगर आप 0.6 कैपिटल जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा आपका, नेटवर्थ आ जाएगी ना। तो कैपिटल एक तो ये 1.6 कैपिटल हो गई, समझ रहे हैं बात, 1.6 कैपिटल नेटवर्थ है आपकी 8 लाख रुपए की। फिर दोबारा समझो, रिजर्व अपॉन कैपिटल 0.6 दे रखा है अगर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो रिजर्व हो गया 0.6 ऑफ कैपिटल, तो कैपिटल प्लस 0.6 ऑफ कैपिटल रिजर्व जोड़ा तो नेटवर्थ आ गया। क्यों, क्योंकि इन दोनों का टोटल जो है नेटवर्थ होता है। इक्विटी से कैपिटल रिजर्व को जोड़ेंगे तो क्या आएगी, नेटवर्थ आएगी। तो कैपिटल रिजर्व को जोड़ा तो नेटवर्थ आ गई, नेटवर्थ आ गई 1.6 कैपिटल बराबर 8 लाख। तो कैपिटल कितने के हो गए, कैपिटल हो गई 8 लाख अपॉन 1.6, करें भाई 8 लाख डिवाइड 1.6, तो हो गई कैपिटल आ गई सब 5 लाख रुपए की। और भाई सीधी सी बात है, 5 लाख की कैपिटल तो रिजर्व कितने के होंगे, 5 लाख इंटू 0.6, तो रिजर्व हो गए सर 3 लाख रुपए के, करेक्ट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कैपिटल तो हमारी है 5 लाख रुपए की और रिजर्व है हमारे 3 लाख रुपए के। अब बहुत कुछ मिल गया है, करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स बाकी है। अब इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है 6 टाइम है। इन्वेंट्री टर्नओवर नीचे कर रहा हूँ यहाँ पे, इसके बाद यहाँ कर रहा हूँ, बीच में मैं एक ब्लू लाइन डाल देता हूँ ताकि ध्यान रहे आप लोगों को। इन्वेंट्री टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर की बात अगर अपन करेंगे, COGS अपॉन इन्वेंट्री, COGS अपॉन इन्वेंट्री 6 टाइम है। COGS कितनी आई थी बच्चा अपनी, सर COGS आई थी आपकी 12 लाख रुपए की, 12 लाख रुपए की। इन्वेंट्री का पता नहीं है, बराबर 6 है, तो इन्वेंट्री आ गई 2 लाख रुपए की। एक चीज और मिल गई, इन्वेंट्री मिल गई हमको 2 लाख रुपए की। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, टेंशन मत लो ज्यादा, 2 लाख की इन्वेंट्री मिल गई। एक चीज और ढूंढते हैं, देखो हमको दे रखा है डेटा कलेक्शन पीरियड दे रखा है, डेटा कलेक्शन में 2 मंथ दे रखा है, डेटा कलेक्शन में 2 मंथ, वो लगा दें, रिसीवेबल्स अपॉन सेल्स इंटू 12 बराबर 2 मंथ है, मंथ है इसलिए इंटू 12 किया, सेल 15 लाख की है, रिसीवेबल अपॉन 15 लाख इंटू 12 बराबर 2, तो 15 लाख को 2 से मल्टीप्लाई करो पहले आप, 15 लाख को 2 से क्या, 30 लाख अपॉन 12 करो, 2,50,000 के रिसीवेबल्स आ गए, 2,50,000 के आपके रिसीवेबल्स आ गए हैं। तो रिसीवेबल्स में मैं लिख दूंगा ट्रेड रिसीवेबल 2,50,000। अभी भी हमारे पास कैश बाकी है। तो अगर अपन एक बात छोटी सी करें, यहाँ पे हमको दे रखा है करंट रेशियो 1.75 दे रखा है, चलो देखते हैं। करंट रेशियो होता है करंट एसेट्स अपन करंट लायबिलिटी 1.75। तो बताओ करंट एसेट्स क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1.75 करंट लायबिलिटी हो गया, ये तो पहले भी कर चुके हैं। लिक्विड रेशियो दे रखा है, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री अपॉन करंट लायबिलिटी, बराबर कितना दे रखा है बेटा, 1.25।
इसको कुछ बच्चे अपने हिसाब से निकालते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले तो देखिए करंट एसेट्स का पता नहीं है, इन्वेंट्री हमको पता थी 2 लाख की है, करंट लायबिलिटी का पता नहीं है, 1.25 है। तो करंट लायबिलिटी क्या आई थी बताओ? करंट लायबिलिटी जो करंट एसेट्स आई थी वो थी 1.75 सीएल। 1.75 सीएल हम यहाँ रख देंगे, डायरेक्ट यहीं रख देता हूँ, आगे और बढ़ाता नहीं हूँ। 1.75 सीएल हमने रख दी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सीएल को मल्टीप्लाई कीजिए इधर, तो ये हो गया 1.75 सीएल माइनस 2 लाख बराबर 1.25 सीएल। ये उठ के चला जाएगा, वो उठ के उधर चल जाएगा। 1.75 सीएल 1.75 सीएल माइनस 1.25 सीएल बराबर 2 लाख। तो 0.5 सीएल बच गया क्या? बताओ करंट लायबिलिटी कितना आया? 4 लाख। और करंट एसेट्स कितना आया? सर करंट एसेट्स 1.75 सीएल, 1.75 इंटू 4 लाख, यानी 7 लाख का हमारा करंट एसेट आ गया। चलो दोनों चीज मिल गए, करंट लायबिलिटी 4 लाख की, करंट एसेट 7 लाख की। बड़ी मुश्किल से हमको ये मिले। हम यहाँ रख देंगे 7 लाख और यहाँ रख देंगे 4 लाख। टोटल लगाएंगे, टोटल हो गया 17 लाख, और इसका भी टोटल हो गया 17 लाख। आंसर आ गया, लेकिन अभी तक कैश नहीं आया। तो ऑब्वियस बात है 7 लाख टोटल है, 2 और 2 4, 4.5 लाख हुआ है। ये 2.5 लाख का हमारा बैलेंसिंग फिगर क्या हो गया? कैश हो गया। तो कितना अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी तरह इन्होंने डेटा दे रखा था, उसके अकॉर्डिंग बनाना था। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप अपने आप कॉपी करना, पहले इसको कॉपी करना अपने आप सॉल्व करना, फिर उसके बाद 30 जो है मैंने दिया है 35 आपको सॉल्व करने के लिए, वो सॉल्व करना। चलो तो इसको फटाफट से कॉपी कर लो, जल्दी से मैं बिग स्क्रीन कर देता हूँ आपके लिए। आराम से 5 मिनट लो और इसको कॉपी करो आप पहले। पहले बैलेंस शीट बनाओ। थोड़ा फास्ट हो गया इसलिए इसको 2 बार देखना आराम से। हाँ भाई ये बना लिया आपने। अब आप सबसे पहले जो मैं दिखाता जा रहा हूँ वो बनाते जाओ। जल्दी बना लो। ये लाइन खींच के मैंने आगे किया है, आप नीचे करना। ये मेरा पेज तो लंबा बहुत होता है, आपका तो वैसे होता है ना डायरेक्ट छोटा। मैं तो इधर कितना भी स्ट्रेच कर सकता हूँ, देखो कितना भी ले जा सकता हूँ पेज को। तो आप नहीं ले आ सकते इतना आगे अपने पेज को, इसलिए अपने हिसाब से करना है कि आपको समझ में आ जाए। COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, FA मतलब फिक्स असेट्स, NW नेट वर्थ, LTD मतलब मैंने लिखा है लॉन्ग टर्म डेप्ट। लिख लो आराम से। सीख लिया? ये लिखना है आपको।
कोशिश क्या करो वीडियो को पॉज करके आप लिख सको। आगे अब ये लिखना है आपको, ये वाला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपन इन्वेंट्री वाला पोर्शन। चालू करो।